हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी हिंदी साहित्य के टॉप 100 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य से क्वेश्चन आता है तो आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैंने ऐसे क्वेश्चन को पुटअप किया है जो बार बार आप सभी के एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या आप 12th की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रचनाएं पूछी जाती हैं, तो वो भी वहाँ भी आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों रचनाएं और जो हिंदी साहित्य से क्वेश्चन बनते हैं वो सेम ही रहते हैं। चाहे 12th में पूछा जाए, वो चाहे एसएससी जीडी में पूछा जाए, चाहे यूपीपी में पूछा जाए, यूपीएसआई में पूछा जाए, सभी जगह सेम ही रहता है। इसलिए कोई आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर हिंदी उसमें पूछी जाती है तो आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट ही हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी को क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? किस युग को आधुनिक हिंदी का सिंहद्वार कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग को जो है हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे। यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग किनके नाम पर पड़ा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा था। बहुत लोग टिक करते हैं महावीर स्वामी, लेकिन महावीर स्वामी नहीं होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर जो है द्विवेदी युग नाम पड़ा। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का सामाजिक उपन्यास कौन सा पहला माना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? भाग्यवती। भागवती जो है हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास है। अगर ऐसा पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु है, ये भी आप याद रखिएगा। सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो राइट आंसर क्या है? प्रयोगवादी के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रज भाषा का सर्वोच्चतम कवि है? ब्रज भाषा का सर्वोच्चतम कवि है, मतलब पूछा जा रहा है कौन है? तो राइट आंसर क्या है? सूरदास। कौन है? सूरदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो राइट आंसर क्या है? भक्ति साहित्य का। किसका उदय हुआ? भक्ति साहित्य का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं? निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? तो राइट आंसर क्या है? कबीरदास जी। कबीरदास जी जो है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? भक्ति काल को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? शंभू को जो है दोस्तों हिंदी का आदि कवि माना जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? तो 1900 से अब तक जो है वो आधुनिक काल है, ये इसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह इनकी क्या है? महाकाव्य इनका दोस्तों क्या है? सर्वश्रेष्ठ रचना है। नेक्स्ट, बिहारी ने क्या लिखे थे? बिहारी ने क्या लिखे थे? तो बिहारी के दोहे जो हैं प्रसिद्ध हैं, बिहारी ने दोहे लिखे थे। नेक्स्ट, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? तो राइट आंसर क्या है? रामानंद। रामानंद के जो हैं कबीरदास जी शिष्य थे, और कबीरदास जी एक महान कवि थे दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। इनकी कुछ लाइनें जो बहुत प्रसिद्ध हैं, इन्होंने कही थी, निंदक नेरे राखिए
आंगन कुटी छवाए। मतलब इनका कहना था जो आपकी बुराई कर रहे हैं उनको आप अपने अंगने में कुटी मतलब बनाकर रखिए, ताकि आप सभी को पता चले कि आपके अंदर बुराई क्या है, ताकि आप उसमें सुधार कर सकें। आज के युग में क्या है, अगर कोई आपकी बुराई करता है तो आप उससे क्रोधित हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं। लेकिन कबीरदास जी कह रहे थे निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। मतलब कबीरदास जी के बहुत उच्च विचार थे, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अब। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? पद्मावत महाकाव्य जो है कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो राइट आंसर क्या है? अवधी। अवधी भाषा में पद्मावत लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। चिप्पू किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ, उसमें भी पूछा गया था। चिप्पू किसे कहा जाता है? तो गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को क्या कहा जाता है? चिप्पू कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अब। कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? तो राइट आंसर क्या है? जयशंकर प्रसाद जी जो हैं कलाधर उपनाम से कविता लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसनिधि किस कवि का उपनाम है? रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो पृथ्वी सिंह जी का जो है उपनाम क्या है? रसनिधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है? प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है? तो मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास है। आगे देखते हैं। हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन सा है? मतलब पूछा जा रहा है हिंदी में सबसे अधिक नाटक किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने सबसे अधिक नाटक लिखे हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। किस भाषा का? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर रामचरितमानस की बात हो रही है, ना कि रामायण की। अगर पूछा जाए रामायण की रचना किसने की है, तो वाल्मीकि ने की है। किसने? वाल्मीकि ने। किस भाषा में की है? तो संस्कृत भाषा में की है। नेक्स्ट। एकांकी के जन्मदाता कौन है? एकांकी के जन्मदाता कौन है? तो धर्मवीर भारती जो है एकांकी के जन्मदाता हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बार बार ये पूछा जाता है। एकांकी के जन्मदाता किसे माना जाता है? धर्मवीर भारती के। सूर का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की है? मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की है? तो माधुर्य भाव से जो है मीराबाई ने कृष्ण की उपासना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचरितमानस का प्रधान रस है? रामचरितमानस का प्रधान रस है? तो राइट आंसर क्या है? शांत रस जो है रामचरितमानस का प्रधान रस है। अगला क्वेश्चन। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो राइट आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर्वप्रथम हिंदी में अपनी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी काव्य का प्रथम महाकाव्य है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या है? उदंड मार्तंड जो है हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती जो है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो क्षेत्र विशेष से आंचलिक रचनाएं जो हैं वो संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो आदिकाल की रचना जो है पृथ्वीराज रासो जो है आदिकाल की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है?
तो राइट आंसर क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी जो है गद्य का जन्मदाता माना जाता है। अगर बात कर लें कि भारतेंदु युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही भारतेंदु युग नाम पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो राइट आंसर क्या है, राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर क्या है, 15 भागों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क करिएगा। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 15 भागों में बांटा गया है। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की है? कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना लिखी है? तो राइट आंसर क्या है, रक्त चंदन की रचना, रक्त चंदन की रचना लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो विभत्स रस जो है इसे नाट्य शास्त्रकारों ने नहीं माना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या है, अलंकार शास्त्र। काव्य शास्त्र का क्या नाम था? अलंकार शास्त्र जो है पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रीति संप्रदाय के जो है संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर क्या है, आचार्य वामन। आचार्य वामन जो थे रीति संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? तो केशवदास जी जो हैं हिंदी काव्य के प्रथम आचार्य थे। नेक्स्ट, साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द जो है किस शब्द से बना है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है, साहित्य शब्द से जो है साहित्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से हुआ? हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से हुआ? तो राइट आंसर क्या है, भारतेंदु युग से। किससे हुआ है? भारतेंदु युग से हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो श्याम सुंदर दास जी जो हैं हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या किसने कहा? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या किसने कहा था, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो अरस्तु जी जो हैं इन्होंने ऐसा कहा था। चलिए आगे देखते हैं, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। क्या? मनुष्य अपने मानसिक विचारों को व्यक्त करने के लिए या अभिव्यक्त के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है, ये अगर आपसे इसे पूछा जाए तो भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से 2 प्रकार की, वैसे 3 प्रकार की होती है, लेकिन अगर पूछा जाए मुख्य रूप से भाषा कितने प्रकार की होती है तो 2 प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक भाषा और एक होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो जब व्यक्ति अपने मन के भावों एवं विचारों को या फिर अपने मानसिक विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अगर बात करें लिखित भाषा किसे कहते हैं, तो जब मनुष्य अपने मन के भाव एवं विचारों को लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ये मुख्य रूप से भाषा 2 प्रकार की है। अगर बात करें तीसरी भाषा कौन सी है, जो 3 प्रकार आप बता रहे थे, तीसरी जो है सांकेतिक भाषा है। जब मनुष्य अपने मन के भाव एवं विचारों को इशारों के द्वारा समझाता है और दूसरा व्यक्ति उसे देखकर समझता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। चलिए आगे देखते हैं।
सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे। सामान्य भाषा शब्दों में हम भाषा को किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, ये आपसे से एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। हम अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं लाए हैं, जो आपसे के एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर पुटअप किया है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव या विचारों को बोलकर लिखकर दूसरे मनुष्य तक पहुँचाता है, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। आगे देखते हैं, भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है। मोटे रूप यहाँ बोल लीजिए, चाहे आप बोल दीजिए मुख्य रूप से। भाषा को मोटे रूप से कितने भागों में बांटा गया है। मोटे रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा। अभी आप सभी को बताया मैंने, लिखित भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है, तो देवनागरी लिपि से है। अब आप सभी सोच रहे होंगे आखिर लिपि किसे कहते हैं, तो लिपि किसे कहते हैं, भाषा को लिखने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी को लिखने के लिए हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं तो इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, रोमन है। अगर अरबी भाषा की बात कर लें तो फारसी है। अगर बात करें पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी है। चलिए आगे देखते हैं। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है, तो राइट आंसर क्या है, तीसरा स्थान है। आगे देखते हैं, सूरदास के काव्य किस भाषा में है। सूरदास के काव्य किस भाषा में है, तो राइट आंसर क्या है, ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में सूरदास के जो है काव्य हैं। आप सभी सोच रहे हैं ब्रज भाषा कौन सी है, तो आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, जहाँ पर आप सभी को जो चौथी या पाँचवीं क्लास में मिला होगा, श्री कृष्ण के बारे में सूरदास ने लिखा है। वहाँ पर पंक्ति क्या थी, मैया मोही दाओ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल के लीना तू जसमति कब जायो। ये जो पंक्तियाँ थी दोस्तों, ये ब्रज भाषा की हैं। तो अगर आप सभी से पूछा जाए कि सूरदास के काव्य किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में है। चलिए आगे देखते हैं। अब संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये आप सभी से पूछा गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो राइट आंसर क्या है, होगा 343। 343 में बताया गया है कि राज्य की राजभाषा जो होगी वो हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो सिंधु से हुई है। सिंधु से हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है, तो खड़ी बोली है। कैसा है, खड़ी बोली है। नेक्स्ट, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 11 स्वर हैं। कितने हैं, 11 स्वर। 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, और अगर बात करें 2 अयोगवा होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो 52 वर्ण हैं। कितने, 52, जिसमें से 11 जो हैं स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 2 उच्छिप्त है, 2 अयोगवा है और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो 2 भागों में, एक स्वर और एक व्यंजन में। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 25 है। चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये सब जो है दोस्तों 5 जो होते हैं, 5 वर्ग जो हैं उन्हीं से, जैसे काका गंगा, चचा जइया, टटा टटा, तथा दना, पापा बाबा, ये क्या है, ये अस्पर्श व्यंजन के जो हैं दोस्तों उदाहरण हैं। चलिए आगे देखते हैं। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के भेद 2 जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक हास्य स्वर है।
हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। और अगर बात कर लें कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो 7 है। हास्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है, उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमें हास्य स्वर से दोगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। हास्य स्वर का उदाहरण कौन सा है? आ, ई, उ, री जो है ये हास्य स्वर के उदाहरण है। और इसके अलावा जो 7 बचिए हैं वो दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है जो छा है वर्ण किसके योग से बना है? जो छा है ये किसके योग से बना है? तो का और सा से जो है छा बना है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? तो 1910 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या है। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या है। कितनी संख्याएं हैं? तो 22 संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक जो है प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? देवनागरी लिपि जो है किस लिपि का विकसित रूप है? तो ब्राह्मी लिपि का यह विकसित रूप है। नेक्स्ट, रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो ये सब आर्य भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो राइट आंसर क्या है? मैथिली जो भाषा में इसे लिखा गया है। भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप है। भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप कौन सा है? तो हिंदी जो है वो राज्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाटू किस बोली का उपनाम है? जाटू किस बोली का उपनाम है? तो बोंगरू जो है इसका जाटू जो है उपनाम है। नेक्स्ट, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? एक मनई के दुई बेटवन रहीन, यह अवतरण हिंदी के किस बोली से है? तो भोजपुरी से है। किससे है? भोजपुरी से है। हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला नाटक जो है नहुस है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, कबीर दास की भाषा थी। कबीर दास की भाषा कौन सी थी? तो सदुक्कड़ी जो है कबीर दास की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम का जादूगर किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिवादी उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो रामविलास शर्मा जी का यह नाम है। नेक्स्ट, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य इतिहास के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद किस भाषा में है? गीत गोविंद किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में गीत गोविंद लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को जो है लोकनायक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? इंद्रापति किसे कहा जाता है? इंद्रापति किसे कहा जाता है? तो विष्णु को जो है इंद्रापति कहा जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र क्या है? तो एक कहानी संग्रह है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये जितने भी क्वेश्चन में दोस्तों मैंने कराया है, इससे बाहर रचना में क्वेश्चन जाने की संभावना तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि रचनाएं बहुत हैं। ये नहीं दोस्तों, कुल इतनी ही रचनाएं हैं। अगर रचनाएं की बात कर लें, अगर रचनाएं हम पढ़ें तो पढ़ते ही रहेंगे, रचनाएं कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, जो बार बार आपसे के एग्ज़ाम में पूछी जा रही थी, उन रचनाओं को मैंने यहाँ पर पुटअप किया था। अगर आप सभी ये वीडियो देख लेते हैं तो आप सभी के एग्ज़ाम में
आशा नहीं पूरी उम्मीद है दोस्तों 90 से 95% रचनाओं से क्वेश्चन यहीं से आता है। अब 5% दोस्तों हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि रचनाएं आप सभी को मैंने अभी बताया कि बहुत हैं। अगर एग्जामिनर का दिमाग घुमा रहेगा तो पता नहीं कहाँ से पूछ लेगा, नहीं तो अगर दिमाग सही रहेगा दोस्तों तो 90 से 95% रचनाएँ इन्हीं रचनाओं में से आप सभी की भिड़ने वाली हैं। तो अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप सभी को वीडियो में क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, आप सभी को जीके जीएस के किस पोर्शन में दिक्कत हो रही है, ये भी आप सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन ला सकूँ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।